डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लेवल 1 का रीड 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, आपको याद भी हो चुके होंगे। अगर सिलेक्शन करना है आपको, तो कम से कम जो मॉडल पेपर्स आपको मिल रहे हैं इनको ज़रूर रिवाइज करिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेक्शन 1 देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके 30 क्वेश्चंस देखेंगे हम इस मॉडल सेट नंबर 1 में। ठीक है, लेवल 1 के लिए लेवल 2 का अलग डाल देंगे, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो जो चीज़ें डाली जा रही हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता आपसे ये छूट गए हों। ठीक है, तो आप इनको अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए सावधानी, मतलब एक तो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो वो दुर्घटना आना वाला है, आपके पास में पहुंचने वाला है, उससे पहले आप थोड़ा सा अपने आप को यूज करिए, यूटिलाइज करिए। अब इसमें दूसरा जो पेपर देखेंगे सेक्शन 1 के बाद में सेक्शन 2 में देखेंगे हिंदी भाषा। थर्ड सेक्शन में देखेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज। सभी के 30-30 ही क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल सेट 1 दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में हम देखेंगे गणित के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें 30 क्वेश्चंस को कैरी किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे 30, यानी टोटल मिला के हम 150 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से लेवल 1 रीड 2022 आईएमपी में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं हर क्वेश्चंस के अगर 4 ऑप्शंस पढ़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। आपको वीडियो को पॉज करना है, फटाफट अपने 4 ऑप्शंस देखने हैं, इसमें से कौन सा सही होगा आपको चूज करना है। आंसर मैं बताऊंगा आपको करेक्ट क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। देखिए, सामाजिक नियमों के विरुद्ध जाने वाला बालक क्या कहलाएगा? वो बाल अपराधी कहलाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम मूव करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आर आपके सामने है। हमेशा मैं बोल रहा हूं, मैं आंसर्स बताते जाऊंगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप ये देखिए कि क्या आपने सही सोचा है। अगर आप मेरे आंसर्स पे डिपेंड करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हैं तो बुरी बात है। तो विश्वास करिए अपने आप पे, गलत सही जो भी चूज करना है चूज करिए। लेकिन लेकिन अभी एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम को कंडक्ट होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको 150 क्वेश्चंस हैं, फटाफट हम वीडियोस को चालू रखेंगे क्योंकि आपके और भी मॉडल सेट्स मुझे करवाने हैं। तो एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए? तो जो कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए, प्रजा के हित में, यानी कि लोक कल्याण के रूप में कार्य कार्य जो है करना चाहिए। आप भी शिक्षक बनने के लिए जो अभी देने वाले हैं एग्जाम, उसके ऊपर ये सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो कौन सा कार्य जो है उपयुक्त बता सकते हैं आप? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहां पे भी सही हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सजीव कक्षा की बात कर रहा है ये, ध्यान रखना आप। तो क्या संभावित है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका शिक्षक छात्र वार्ता, यानी शिक्षक और छात्र की जो बातचीत होती है उसको हमें कंक्लूड करना है। तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत भिन्नता और भिन्नताओं का या के क्षेत्र हैं। तो कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हैं ये आपको बताना है। 5वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। लिंग भेद भी होगा, शारीरिक रचना भी होगी और मानसिक योग्यताएं भी होंगी इसमें शामिल। उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है?
अब यहाँ पे आपका डीएलएड आपने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, बीएड पढ़ा होगा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डायरेक्ट अपीयर भी करते हैं, उसके लिए विशेष अवस्था है और विशेष जो है मतलब प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल होगा इसमें से, इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 नंबर का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा, और आपका राइट आंसर अगर ये होगा तो बिल्कुल सही होगा। शैशव अवस्था के बाद में आएगा बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था मतलब शैशव अवस्था मतलब शिशु रहेगा, उसके बाल्य मतलब बालक बन जाएगा, किशोर मतलब एक एडल्ट बन जाएगा, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था यानी कि वृद्धावस्था ही बोला जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? आपको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि ये सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है आपके मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे भी आपसे फिर सिद्धांत की बात ही हो रही है, और यहाँ पे पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताना है। तो पदानुक्रम का सिद्धांत जो है मैस्लो का है। काफ़ी मशहूर हैं ये, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है मैस्लो को। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेड पीडी का प्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है वाइगोत्स्की द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधारों को सुझाया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सारे ऑप्शंस को सुझाया गया है, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम है, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके द्वारा ये जो है संयोजित किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, कौन सा आयोग था जिसने ये रूपरेखा रखी थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। अधिगम का क्षेत्र जो है वो आपका है आध्यात्मिक, ये जो है आपका अधिगम का क्षेत्र नहीं माना जाता है। इसके बाद में सीखने का क्षेत्र इसको नहीं माना जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कक्षा कक्ष जो है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? तो सिगमंड फ्रायड का नाम आपने अच्छी तरह से जाना होगा, सीखा होगा, उन्हीं का ये दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास का तात्पर्य जो है आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन आपको टिक करना है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चंस आपका अभी भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि ये आपके लाइफ का हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लास्ट एग्जाम हो, उनको बाद में इसके बाद में उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, यानी कि चांस ही नहीं मिलेगा। तो आप आराम से बहुत सावधानी से जितने भी प्रश्न पत्र डाले जा रहे हैं इनको आप एक बार जरूर देखें, और ये भी देखें कि आपने क्या क्वेश्चंस तैयार कर लिए थे जो आप अभी एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन पर स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा की खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम उसको? तो आंसर बिल्कुल सही बताइएगा, कभी भी गलती नहीं करना आपको आंसर्स देते समय। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विश्वसनीयता। क्या कहते हैं उसको? विश्वसनीयता। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? तो किस दौरान विकसित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा औपचारिक परिचालन अवस्था में। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व मापन की CAT यानी कैट विधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैलक द्वारा। ठीक है, बैलक द्वारा। तो बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगा? आयु यहाँ पे IQ पूछ लिया भैया, तो IQ जो है 5 वर्ष दे रखा है, यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है, तो इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो IQ क्या निकलेगा आपका? 125। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में निम्नलिखित में से शोध का कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। ध्यान रखना, मैं जी क्वेश्चन जब भी पढ़ लूं उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके पहले आंसर को जस्टिफाई करना है आपके द्वारा। आंसर तो मैं बता रहा हूं लेकिन जस्टिफाई करिए। आंसर अगर रट लेंगे तो आप गए, आंसर अगर आप एज्यूम करते हैं चाहे गलत करें तो आप निकले, समझ गए? अगर आप मेरे आंसर का वेट करते हैं आप गए, यानी कि आपका कोई ऑप्शन नहीं है रीड में। अगर मेरे आंसर्स का वेट ना करते हुए क्वेश्चंस को आपने जैसे ही रीड किया या मैंने रीड किया, आपने वीडियो को पॉज किया और वीडियो को पॉज करके 4 ऑप्शंस देख करके आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, दैट्स मीन यू आर गुड एंड यू विल बी सेलेक्टेड। मोस्ट प्रोबेबली योर चांस इज टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे आंसर्स का वेट ना करें, वीडियो को फटाफट पॉज करें, क्योंकि मेरे पास समय आपके लिए बहुत सारे मॉडल सेट्स अवेलेबल कराने हैं। तो मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूं आपको आंसर्स चेक करना है अपने आप को। वीडियो को पॉज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वीडियो को तुरंत पॉज करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर क्या होगा। उसके बाद वापिस से वीडियो को चलाइए और देखिए मैंने क्या आंसर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ठीक है, 20 नंबर तक हम कर चुके हैं, 21 नंबर की बात करते हैं। 150 क्वेश्चन करने हैं, अभी हम 20 ही कर पाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। कौन सा आधार है भैया? अभी तो हम बाल विकास और शिक्षण विद्या के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन इसके करने हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश के 30 करने हैं, गणित के 30 करने हैं, EVS के यानी कि आपका पर्यावरण अध्ययन के भी 30 करने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग हैं आपके लिए, तो वीडियो को बहुत सावधानी से देखिए। ये समय आपका उपयुक्त होने वाला है। आपने सालों भर तैयारी करी है, लास्ट ऑप्शन में आपको देखना है कि आपने क्या तैयारी किया है, क्या ये क्वेश्चंस पढ़े थे, क्या आपको इनका आंसर्स पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ बताया जाएगा, लेकिन पहले आपको अपने आप से इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, अन्यथा रीड लेवल 1 जो है वो आपके लिए हाई होने वाला है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है, तो कौन सा आधार है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुनर्बलन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका पुनर्बलन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 22 नंबर का। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है। क्या कहलाता है प्रभु? तो प्रभु ये कहलाता है रचनात्मक आकलन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा संवेगो एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्जिगिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये जो कथन था, ये कथन था हमारे नोम चोम्स्की का। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछे गए मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, किससे होता है प्रभु? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि वंशानुक्रम से भी होता है और वातावरण से भी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
26 नंबर, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो किसका ये कथन? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल सावधानी से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो आंसर आ जाएगा ये वुडवर्थ का है कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय पूर्ण संक्रियात्मक और, देखिए पूर्व है ये और मूर्त, सॉरी मूर्त है ये, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान खालिस्तान की गई है। तो यहाँ पे कौन किसके द्वारा की गई है ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन फिर से आपसे वैज्ञानिक यानी कि एक साइकोलॉजिकल का नाम पूछा है, तो वो कौन है साइकोलॉजिकल पर्सन? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, पियाजे द्वारा। ठीक है, इसके बाद बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा वैज्ञानिक था वो? तो गुथरी था भैया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं? कौन से कारक हैं भैया? तो वो कारक जो होगा यहाँ पे अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन, शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है बाल विकास और शिक्षण शिक्षण जो आपकी विद्या है या शिक्षण विद्या है उसके अनुसार ये 30 प्रश्न हम देखने वाले थे। तो 30 प्रश्न इस मॉडल सेट 1 का हम करने वाले हैं। इसके बाद में हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है 30वें का, ये बता दीजिए। तो 30वें का आंसर हो जाएगा मूल प्रवयतात्मक, यानी कि ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सेक्शन नंबर 2 में आ चुके हैं, हिंदी भाषा कौशल की बात करेंगे। यहाँ पे 31 से 37 के प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से देना है। देखो गद्यांश तो मैंने पढ़ लिया है, इसके उत्तर भी मैंने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिए कि जिन्हें इस देश से प्रेम है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में आप जो है केवल प्रार्थना के लिए शीघ्र दिन वह, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ पाए। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, पढ़िए खुद, क्योंकि मैं पढ़ दूंगा तो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप खुद पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, क्योंकि आंसर्स जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। जब पैसेज ही आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर्स चूज कैसे कर पाएंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो फटाफट ये पैसेज पढ़िए। यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा जालसाजी आदि दोषों के। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया आपने, आगे बढ़ते हैं हम दोषों के। अब देखिए, लिए जेल में न जाएं, देश और जाति की प्रीत और शुभ चिंता के लिए दीनों और पद दलित निर्बलों को सबलों के अत्याचारों से बचाने के लिए हकीमों को उनकी भूलों और हार्दिक दुर्बलता से सावधान करने के लिए और सरकार को सुमंत्रणा देने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये पैसेज है, यहाँ पे पढ़ते जाएंगे आप और आ जाएगा आपका। धीरे धीरे मैं पैसेज को आगे कर रहा हूँ, आराम से इसको पढ़िए, आराम से बिल्कुल सावधानी से पढ़ना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको करना है करिए, लेकिन आप खुद इसका विश्लेषण करिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आने वाले हैं इसी पैसेज से आने वाले हैं। आपकी समझ कितनी है वही इस पैसेज के द्वारा मालूम किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये पढ़ लिया, ठिकाना नहीं है, यहाँ तक पढ़ लिया होगा। यहाँ तक कि जाएं, ये लास्ट ऑप्शन भी है, यहाँ पर दिख रहा है पवित्र मिट्टी में मिल जाएं, बस बस खत्म, समझ लिए खत्म। ठीक है, तो ये था एक पैसेज आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आभूषण का पर्यायवाची है। भूषण भी होता है, अलंकार भी होता है, गहना भी, तो उपयुक्त सभी जो है आपका ऑप्शन सही होने वाला है इसमें। ठीक है, आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर में पूछा पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे अयादी संधि है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट मैं क्वेश्चंस को फटाफट निकालने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने इतना कमेंट किया, सर आप पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाते हो। मतलब आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखेंगे जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को पढ़ाते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान को गाइड करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए
हमारे पास इतने कमेंट आते हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को खुद नहीं होता है कि क्या करें यार, किसका किसका रिप्लाई करें, किसको किसको जवाब दें, किसके किसके क्वेश्चन पेपर्स डालें, क्या अगर मैं 24 घंटे भी डूबा रहूं तो पूरे हिंदुस्तान को नहीं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो ये है विशेषता हमारे चैनल की। चलिए कोई बात नहीं, 33 नंबर की बात करते हैं। इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं, रहें इसी देश में, चाहे जेल में चाहे घर में। रेखांकित पद देश जो है वो क्या है, तो वो भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर राइट हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिए। 34 बोल रहा है आपसे, इससे सब भारतवासी शोक संताप भूलकर प्रार्थना के लिए हाथ उठाएं कि शीघ्र वह दिन आवे कि जब एक भी भारतवासी चोरी, डकैती, दुष्टता और व्यभिचार, हत्या, लूट खसोट, जालसाजी आदि दोषों के लिए जेल में न जाए। रेखांकित पद शोक संताप में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे तो घुमा करके आपसे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा पूछेगा, लेकिन पूछ क्या लिया है, समास। और समास का आंसर जानते ही हैं आप, अच्छे अच्छे नहीं बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो समास व्याप्त है वो है द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समास के बारे में आपको सभी को पता होगा, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, अव्ययी क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कम से कम इनके बारे में एक बार ज़रूर नॉलेज ले लें। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने बनाया है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर में आपसे पूछा गया है, जो जेल चोर, डकैतों, दुष्ट, हत्याचारों के लिए है, जब उसमें सज्जन, साधु, शिक्षित, स्वदेश के शुभ चिंतकों के चरण स्पर्श हों तो समझना चाहिए कि उस स्थान के दिन फिरें। रेखांकित पद सज्जन का विलोम जो है वो आपको बताना है। सज्जन का विलोम आप सभी को पता है क्या होता है, दुर्जन। कोई बोलने वाली आवश्यकता नहीं है, सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं दिया गया भैया, हमें ये बता देते कम से कम। तो आंसर आ जाएगा स्वदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य या शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन करना है, वाक्य नहीं शब्द का चयन करना है। तो कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो शब्द जो है व्याभिचार जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, व्याभिचार जो है अशुद्ध है। आभूषण बिल्कुल सही है, दुर्लभता सही है, हृदय सही है। बचा कौन सा, आभिचार, तो ये अशुद्ध है, बस सिंपल। अच्छा, फिर से आपको 38 से 44 प्रश्नों का उत्तर जो है ना, इस छोटे से पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड होके देना पड़ेगा। पैराग्राफ को आराम से पढ़ लीजिए, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको करना है। कहाँ तक, ये नामक पुस्तक की भी आकर्षक थी, यहाँ तक पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है, मेरा पढ़ना आवश्यक नहीं है। मैंने तो पढ़ के आंसर्स निकाल लिए हैं, आपको पढ़ना है और फिर आंसर्स मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पे इसके सिवा से लेकर के आप फिर अब आप आ जाइए नीचे, जो आपको पूछा गया वो पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ तक आपका सरप्राइज हो गई, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। ये लीजिए, तो यहाँ से आप अंतिम प्रयत्न किया, यहाँ तक पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जो लास्ट है वो मेरी नज़रों में महल था, यहाँ तक था तक आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम प्रश्नों के ऊपर। उन प्रयोगों में पहले आरोग्य दृष्टि की प्रधानता थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई। यह वाक्य किस काल में है। तो काल बताने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस वाक्यों के काल को आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा सामान्य भूतकाल है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे बारे में मेरे एक मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी, यह वाक्य किस काल में है या किस काल का है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा ये पूर्व भूत काल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुई थी। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुवचन का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बहुवचन का सही प्रयोग नहीं किया गया है। तो मित्रों, आपकी चिंता अब तक दूर नहीं हुई, ये बिल्कुल बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया है इस वाक्य में। वाक्य को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आने वाला है। 41 की बात करते हैं। नित्य बहुवचन शब्द है किसका? नित्य मतलब क्या है? यहाँ पे बहुवचन ऐसा दे दिया ना आपको घुमाने के लिए, ठीक है। नित्य मतलब रोजीना भी होता है, लेकिन इसमें से नित्य बहुवचन शब्द किसका है? तो वो आपका है। उसके बाद आ जाइए, श्रीमती स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा तो क्या होगा? आपको सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसका सही शब्द होगा जो श्रीमान। सभी को अच्छे तरह से ज्ञात होगा। आपकी माता को श्रीमती और आपके पिता को जो है श्रीमान बोला जाता होगा, और आपको भी श्रीमान बोला जाता होगा। इतना ही नहीं बल्कि भोंदू रह जाऊंगा रेखांकित पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भोंदू मतलब क्या होता है? तो भोंदू मतलब होता है, आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है भोंदू मतलब। तो भोंदू होता है तो सही, लेकिन याद नहीं आ रहा। अरे याद क्यों आएगा? मूर्ख मत बनो, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मूर्ख। भूख शब्द में कौन सा लिंग है? तो भूख शब्द में जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा भूख तो है पुल्लिंग, भैया ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। मेरा भाई होशियार है, वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो वाक्य का प्रकार बहुत ही सिंपल सा है। कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य। सिंपल बोला ना मैंने अभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर, आपके घर पर कौन आया है? वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है? आपके घर पे कौन आया है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछा जा रहा है आपसे। जो लड़का कमरे में है वह मेरा भाई है, यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य जो है ना, आपको बुना रहा है, बुना रहा है। बुनाने के बाद में आपको आंसर जो देना है वो क्या हो जाएगा आपका? तो ये आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें दो चीज़ों को जोड़ा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए 48 नंबर पे। नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य, सॉरी। यहाँ पे हम इस प्रिंट को सही करेंगे। यह है मिश्र वाक्य, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है मिश्र वाक्य। आ जाइए 48 पे। कोष्टक में दिया गया चिन्ह है, यहाँ पे जो ये चिन्ह है ना, ये छोटा सा, आप सभी को पता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सी नंबर आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद आ जाइए 49 नंबर पे। 49 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तेली का बैल होना का मुहावरे का अर्थ है काम करने से बहाना करना, ठीक है ना? यही होगा। अरे बेवकूफ़ो, पूरी तरह काम करने में लगे रहना, तेली का बैल यही होता है, ठीक है ना? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 50 नंबर। 50 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। वाक्य के अंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो किसको शामिल किया जाता है वाक्य के अंत के अंतर्गत? तो आंसर हो जाएगा आपका वाक्य के अंग के अंतर्गत। थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हमारे को भी हो रही है। एक बार थोड़ा सा ये मात्राओं को देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर करूँ। वाक्य के अंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो इसमें शामिल किया जाता है उद्देश्य और विधेय दोनों को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट कर देना है, ठीक है। निम्नलिखित भाषा शिक्षण विधियों में से नवीन विधि कौन सी है? नवीन विधि आपको बतानी है, नवीन विधि कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवीन विधि जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सही आपको आंसर चूज करना है, तो हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इनमें से पद शिक्षण से संबंधित विधि कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है प्रभु, ध्यान रखना, नहीं है। तो निगमन विधि जो है नहीं है, ठीक है ना? आपको अच्छी तरह से पता होगा। निम्नलिखित में से प्रत्यय पढ़ने में एवं समास को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन होने वाले हैं, सभी को बधाइयाँ। और आपको ये पता होना चाहिए अन्वय अन्वय व्यतिरेक विधि। यहाँ तो बी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना है 53 में। 54 क्या है आपका? द्विभाषा विधि का संबंध किससे है? तो द्विभाषा विधि का संबंध जो है वो आपका
अनुवाद शिक्षण से है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 55, खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो खेल विधि का प्रतिपादन करने वाले थे हमारे जो है कार्लवेक कुक ने, है ना, कार्लवेक कुक आपको याद होगा। तो ये है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं आपके अनुदेशन विधि के प्रवर्तक, तो वो हो जाएंगे आपके नार्मर क्राउंडर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उदाहरणों का विश्लेषण और नियमीकरण और परीक्षण आदि किस विधि में होता है? तो ये होता है आपका आगमन विधि में। तो डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो हुआ वो 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत बताना है, इससे अलग है, तो कौन सा है? इसमें शिक्षण विषय वस्तु को प्रधानता देते हैं, यही है इसमें असंगत। ठीक है, आ जाइए 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60वां यानी कि इस हिंदी विषय का अंतिम क्वेश्चन। पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं हैं, तो कौन सी है यार? बड़ा डिफिकल्ट है यार। मेरे को एग्जामिनर है ना बुद्धू बनाता है, कहता है कि यार तुम एक काम करो, खुद ही ढूंढ लो, मैं तो बताऊंगा नहीं। मैंने तो ऑप्शन दे दिए हैं आपको चार चार, तो कौन से ऑप्शन सही होने वाला है? तो भैया देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही आपने जो सोचा था एकदम राइट ऑप्शन है। उपरोक्त सभी प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य सारे के सारे इसमें शामिल है। आ जाइए नेक्स्ट सीरीज हम कंप्लीट करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। इसमें इस पैसेज को पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बिना अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। पढ़िए खुद, समझिए खुद, आंसर मैं बताऊंगा। हैं, कालीरिया पट्टू जो है ना, ये आपका इज ए ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिसाइज इन केरला थ्रू द कैंप्स ऑफ इट्स हेवनली origin are disputable and foreign travelers mentioned Kalari begin practice in Kerala as early as the 13th century, which make it oldest material art to be in the existence। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज बोल दिया मैंने, एग्जिस्टेंस है। और कलारी इज कंसिडर्ड टू बी ए मोस्ट कंप्लीट एंड साइंटिफिक मटेरियल आर्ट एंड इट इज। तो इस तरह से आपको ये पैसेज को ढंग से पढ़ लेना है, फटाफट पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं हम। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, आर्ट्स तक पढ़ लिया। अगर आपने आर्ट्स तक पढ़ लिया तो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे बोधि धर्मा से पढ़ना है आपको, बोधि धर्मा से स्टार्ट कीजिए यहाँ से, क्योंकि आपने आगे तक पढ़ लिया होगा। इस वीडियो को पॉज करिए, देखिए ये पैसेज पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि इस टाइप के पैसेज आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और मैं अभी मॉडल सेट और भी डालने वाला हूँ। पहले इस मॉडल सेट को आप कंप्लीटली शेयर करके अपने आप को एकदम वेरीफाई करिए कि आप जो है एलिजिबल हैं रीड के लिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पूरा पूरा। और ये आ गया, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बोधि धर्मा से आपने पढ़ा था, और यहाँ तक हिमसेल्फ तक, ये जो आपका लास्ट ऑप्शन है, डिफेंड हिमसेल्फ। अब आते हैं पहला जो 61 नंबर क्वेश्चन है इसकी तरफ। Fill in the blanks with the help of the given options. A student of Kalari learns dash philosophy and dash attack and self defense। देखो देखो यहाँ पे जब दो डैश आ जाए ना और इस टाइप के ऑप्शंस हो, यहाँ पे देखिए बेवकूफ़ वाला ऑप्शन दिया गया है, नॉट ओनली बट आल्सो इज द बेस्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपको करेक्ट कर देना है बिना पढ़े। अगर पढ़ सकते हैं, समझदारी है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कहने की जरूरत नहीं है मुझे, आप जरूर टिक करेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन। 62 नंबर, fill in the blanks with the correct form of verb. Some people still dash of Kalari's heavenly origin। यहाँ पे क्लाइम्ड है, क्लाइम्स है, क्लेम है, वर्क क्लेमिंग है, कौन सा सही होने वाला है? आंसर आ जाएगा क्लेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the correct conjunction। तो यहाँ पे कालारी Payattu belongs to India dash कराटे बिलोंग्स टू जापान। अब यहाँ पे तो देखिए आपको थोड़ा सा भसड़ मचाने को बोला है, क्या आप मचाइए अपना। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा भैया? मैं झुकूंगा नहीं साला। तो यहाँ पे कौन सा
ऑप्शन सही होगा। एग्जामिनर ने तो ऐसा दे दिया ना आपको, एग्जामिनर ने, देखो ध्यान से देखो, इस अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो एग्जामिनर ने क्या बोला, मैं झुकूंगा नहीं साला। तो स्टूडेंट भी क्या है, वो झुकेगा नहीं। फ्लावर समझा है क्या? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा वेयर एज। क्या हो जाएगा? वेयर एज। फ्लावर समझा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 64। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। तो यहाँ पे कलारी डैश द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है, सही बताएंगे तो मान जाएंगे, इस आ जाएगा, बिल्कुल सही। अरे वाह, कंप्लीट यार, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट भी करते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, वाकई में वाकई में। द मोस्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज। तो टाइटल तो मैं चूज करूंगा द मदर ऑफ द ऑल मार्शियल आर्ट्स, बिल्कुल सही चूज करूंगा, आप भी यही चूज कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर से आपको 66 से 70% यहाँ पे हो। ओहो, फिर से क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं आपको, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फॉलो करके, ये फॉलो करिए। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स और लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। तो इस तरह से ये पैसेज है ना, इसको पढ़िएगा। यहाँ पे और आवर्स तक पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी तक आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है बाय विलियम वुडवर्थ जो है ये दिया गया। अब आते हैं हम 66 पे। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज। देखिए राइमिंग आपने मेरे हिसाब से 8th 9th 10th में पढ़ लिया होगा, अब तो आप टीचर बनने वाला, राइमिंग तो आप जानते ही हैं। राइमिंग क्या होगी इसकी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी सी डी। बिल्कुल सही आंसर, जिसने भी चूज किया है एकदम करेक्ट आंसर है। आते हैं 67 पे। 67 से आपसे ए वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड एज अनदर इज ए। क्या होता है? राइमिंग वर्ड होता है, सभी को पता है, सेम साउंड होता है, वो क्या कहलाता है? राइमिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। Here a comparison of hearts to attention or concern or to enthusiasm of life is made by the poet using what using। तो यहाँ पे आंसर आज क्या आ जाएगा? मेटाफोर। बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया। 69, suckled in a crit outworn is an example of। what is the example of? तो ये भी क्या आंसर आ जाएगा? मेटाफोर। Next question 70, and are up gathered now like slapping flowers। Here the poet uses what uses? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्माइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करते हैं हम। 71 में थोड़ा सा घुस जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम इसको डाउन अप कर देंगे। रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू द टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू द टीचिंग। So what is the answer? Answer is given as you know, to address the gap in the learning. B option is the correct answer. The example of phonetic symbol, यहाँ पे phonetic symbol दिया हैश यू, डबल कॉलम्स हैश इज। तो ये कैसा है, आपको क्या आंसर बताना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? फूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द underlined idomon phrase। The my daughter's school is stones throw away। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा नियर बाई। बिल्कुल सही आपने सोचा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे हैं ना लाइव क्लासेस में, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। डैश यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी। वुड यू लाइक सही बोला आपने। वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग one's thought
allowed regardless of any hurses is। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा यार? ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं ना जिसको मतलब बोल सकते हैं कि हाँ यार रीट एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टास्किंग इज टू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। क्या हो जाएगा? द डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। तो हियर इज द बी ऑप्शन टू बी करेक्टेड। 77 व्हाट इज ट्रू अबाउट द सोनेट। तो क्या ट्रू है सोनेट के अबाउट? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द दीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा। लैंग्वेज टीचिंग शुड बी, तो शुड बी कैसा होना चाहिए? तो शुड बी होना चाहिए लर्नर सेंट्रिक। कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंट्रिक। जो पढ़ने वाला उसके बिल्कुल सही होना चाहिए उसके लिए। 79 की बात करें तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है फिर से, fill in the blanks with the appropriate phrase of the verb. My father used that money to dash his own company, to set up his own company. That is the right answer. Next one, 80. The classical sonnet is also known as. The right answer is all of the above. Next question, 81. Speaking and writing are. तो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लॉसिव कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है ये आप बता सकते हैं। यस, दैट इज योर राइट, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज जी हैज and CLT is a dash approach to the teaching of language. What is this CLT? So that's mean you are going to be bored. ठीक है, next question. English is known as dash of the world. तो English is known as the lingua franca. यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 84 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लिंगुआ फ्रैंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वर्ड आपको जो मतलब सेंटेंस जो है आपको बताना है। और जो इनकरेक्ट सेंटेंस है ना इसमें ये देखिए सी वाला ऑप्शन जो आप एकदम ध्यान से पढ़िए, ए से लेकर डी तक आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने डी सी ऑप्शन आपको बता दिया कि यही जो है इसमें इनकरेक्टनेस है। 86 ESL स्टैंड फॉर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है अपनी? हिंदी। यस, यू नो। द एग्जाम्पल ऑफ द फोनेटिक सिंबल हैज 3 डबल कॉलम हैज एज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बर्ड। ये सारी चीज़ें तो आपने सीखी होगी यार। मैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब करूँगा तो बाद 150 क्वेश्चन तो करना मेरे हिसाब से 2 घंटे में भी पॉसिबल नहीं होगा। मैं फिर भी 1 घंटा ले रहा हूँ। विच अल्टरनेटिव वेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड idonym phrase. By working part-time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. What will be the answer? To enjoy two different opportunities at the same time. That is the right answer. Moving to the next question, 89 number. An algae is considered as. Oh, algae is considered as. तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर डिप्रेसिंग पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। द कम्युनिकेटिव अप्रोच हैज बीन डेवलप्ड बाय। तो ट्रिम ने भी किया था, डेविड ने भी किया था, हेनरी भी नहीं किया था। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन सही है यानी चौथा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन सही है मतलब चलिए ठीक है। अब आते हैं हम खंड नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका? अब हम बात करेंगे आपके ईवीएस की। ठीक है, तो ईवीएस की बात कर लेते हैं फटाफट और इसको करते हैं ख़त्म। ठीक है ना, ईवीएस और उसके बाद में थोड़ा सा और क्वेश्चन चलिए करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो आंसर हो जाएगा अंतः
प्रद्रवी, जालिका और राइबोसोम। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने ये सोचा था ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद में 93, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? अरे बाबा रे, ये जिंदगी का ऐसा क्वेश्चन है ना जो किसी को नहीं पता होता है, और पता होता भी तो गलत करता आता है, तो फ्लोएम है बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है खा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? कई बार है जाइलम के बारे में पूछता है, ध्यान रखना। फ्लोएम और जाइलम बहुत भाई बंधु, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं, ध्यान रखना ये बात। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष में की गई? अरे यार, किस वर्ष में की गई थी? याद भी होगा आपको, 1971 में की गई थी बाबा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा जड़ का रूप नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अदरक जो है जड़ का रूप नहीं है। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों का समूह जो है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, अक्रिय गैस पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है वो हो जाएगा रेडान, हीलियम तथा आर्गन अक्रिय गैसों का समूह नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, अक्रिय गैसों का समूह है, बाकी सारे नहीं है। अच्छा, प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र में किया जाता है? प्लस लेंस हो, यानी देखो एक तो नेगेटिव होता है, एक प्लस हो, माइनस का चश्मा चाहिए, एक प्लस का चश्मा चाहिए, तो मेरा वो ऋणात्मक लगा है धनात्मक लगा है भैया, तो ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 97 में? 97 में हो जाएगा आंसर हमारा जो है दूरदृष्टि दोष के लिए प्लस लेंस होगा, क्योंकि हमें दूर देखना है तो प्लस लेंस ही यूज करना होगा। कभी कभी प्लस लेंसों का ये पूछा जाता है कि प्लस लेंस से जो यूज होते हैं वो कौन से हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, और मैं भी पता चल जाएगा कि ये आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन के मान से आपको बताना है मानव शरीर का सामान्य मान क्या होता है? तो वो 310 डिग्री केल्विन। ठीक है। 98 के बाद 99 नंबर पे, भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? तो ये होती है 1। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद 100 नंबर पे, दांत युक्त पक्षी जिसे सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक माना जाता है, कौन सा है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाने वाला है? आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल समझा, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है ये आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ आपको। कौन सा? जी बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। 102 नंबर, एक कोशिका 3 समसूत्री विभाजन से कुल कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी? तो मुझे पता है कि वो 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सर्वप्रथम बताया था? कौन सा वैज्ञानिक था उसकी बात करने वाले हैं हम। उससे पहले हम बताएंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 103 चल रहा है। ठीक है, तो कौन सा वैज्ञानिक था? तो वैज्ञानिक का नाम था मार्शल हॉल। बिल्कुल सही समझ देते हैं आप। 104 नंबर पे, रोम का पूरा नाम है। तो रोम का नाम मेरे हिसाब से तो यार मेरा कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं बता पाए। बिल्कुल सही, रीड ओनली मेमोरी। 105, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? कौन सा धातु है ऐसा जिसका गलनांक सबसे कम है? तो भैया पारा, इसका गलनांक सबसे कम है, इसीलिए हमारा बुखार नाप लेता है ये। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो वल्कनित किससे करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ओह ओ माय गॉड, 10वीं का क्वेश्चन रीट में पूछ लेगा, भगवान बचाए। टाइलिन। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? आर्निकोलॉजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है?
ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी। किसी को लग जाए तो वो भी प्यार कर ले इससे। और बेसल संधि किस बारे में हुई थी? तो घरेलू कचरा जो हुआ था ना, उसके चक्कर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकीकृत कौशल में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों जो है ये सम्मिलित है, नहीं डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शिक्षण के किस नवाचार में दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हुए उसे क्रियान्वित करते तथा उसका मूल्यांकन करते हैं? दल शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? बाल केंद्रित विधि जो नहीं है वो व्याख्यान विधि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 114। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो फ्लैनल बोर्ड जो है वो आपकी केवल दृश्य सामग्री है, ठीक है। कौन सी सामग्री है? दृश्य। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसकी बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के प्रकार्य में सम्मिलित है। तो कौन सी चीज सम्मिलित है प्रकार्य में? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा हमना। अभिप्रेरणा भी है, निदान भी, विद्यार्थियों की प्रोन्नति और विभेदीकरण, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसका आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्धता लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है इसके उपचार में शामिल है। 17 नंबर। विज्ञान वह क्रियाकलाप है जहां सफलता की सुस्पष्ट एवं आवश्यक शर्त सत्यता है। इसकी सफलता को वास्तव में इसकी सत्यता से ही मापा जा सकता है। कथन संबंधित है किससे? तो आंसर हो जाएगा आपका JWN सुल्लिवान से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर। 18 नंबर में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए। विज्ञान मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार सहायता करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने के काम में आने वाला पत्थर। उपर्युक्त कथन विज्ञान शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो कौन सा मूल्य इसमें शामिल किया जा सकता है, आप बता सकते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा बौद्धिक मूल्य। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रियाएं हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा मापना भी, सुनना भी और लिखना भी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है कथन सही हैं। कौन सी विधि करके सीखने एंड लर्निंग बाय डूइंग तथा अवलोकन द्वारा सीखने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? कौन सी विधि है? यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, कौन सी विधि रहेगी सही वो? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रयोगशाला विधि। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर हमारा चेंज हो चुका है। अब आते हैं हम गणित पे। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस बहुत सारे देखे और अब और भी क्वेश्चंस जो देख रहे हैं इनको हम पूर्ण करेंगे इस अध्याय में। तो यहाँ पे हम आते हैं गणित शिक्षण में। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बतानी है आपको। तो कौन सा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक बार आप चेक करेंगे तो इसको चेक करने से आपको मिलेगा आंसर। डी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात। 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको, यानी क्यूब रूट के 10 जो प्राकृतिक संख्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, उसके आपको जो सम है वो बताना है। तो कितना हो जाएगा इसका? 122।
3025। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 123 पे। 1/√27 अपॉन में 1000 है, और बाहर में क्यूब रूट भी यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखना है। प्लस में फिर से क्यूब रूट है यहाँ पे, फिर से इसको ब्रैकेट में दिया गया अंडर रूट के अंदर। 648/3 का मान आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल होता है, इसके ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय नहीं है, तैयारी करिए अपनी अच्छी तरीके से। और आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8.5। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 124 पे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक की आवश्यकता है, यानी कि लाने थे, ठीक है ना। उसने 164 अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे? यानी कि उसने जो है 164 अंक तो प्राप्त किए और 36 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितना लाना था? 50%। तो इसको घुमा करके दिया गया है, और आप इसका आंसर अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुपद जो है यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया है 2x² प्लस में 3x माइनस में 1 में अगर x प्लस 2 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर हो जाएगा -2, तो -2 सभी को यहाँ पे रख दीजिए, -2 यहाँ पे रखिए x² की जगह, ठीक है। -2 यहाँ पर भी x की जगह -2 रखेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा? 1। उसके बाद आते हैं, एक वस्तु को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि उसको खरीदा कितने में गया, जब बेचा गया मूल्य आपको दिया गया तो उसमें हानि हो रही है, तो उसमें आपको ये बताना है कि उसको खरीदा कितने में गया था। तो उसको खरीदने का जो मूल्य था वो था आपका 1500 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p माइनस टी इजकल्स टू 3, p/3 प्लस में t/2 इजकल्स टू 6, तो t का मान आपको निकालना है। बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका मान आप निकाल सकते हैं, और इसका मान जो आएगा आपको वो आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, ये देखिए। यदि समीकरण x² माइनस 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो, यानी कि आपको यहाँ पे रूट्स दे रखे हैं, 1 में अल्फा 1 पर अपॉन में बीटा का मान आपको निकालना है। तो 1 अल्फा और 1 बीटा का मान आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। इसके बाद आते हैं 29 में, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बारंबारता बंटन का आपको माध्य निकालना है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ दिया गया है, और मैंने तो ये बहुत सारी वीडियोस में कराए भी हैं, आप लोग ने स्टडी किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एन प्रॉब्लम। अभी आपके पास समय है, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 0.34। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, यदि ए बी जो है समानांतर है सी डी के, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान जो है आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए एक्स जो आपसे पूछा गया वो एक्स यहाँ पे दिया गया है। क्यू पे जो है एक्स है आपका, यहाँ पे बहिष्कोण दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी 127 डिग्री बहिष्कोण दिया गया है, ठीक है। दो बहिष्कोण दिया गया है, एक बहिष्कोण आप निकाल लोगे ऑटोमेटिकली आपको इंटरनल कोर का जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन को देख करके आपको बताना है। तो क्या आंसर होने वाला है आपको बिल्कुल सही पता होगा। आंसर जो है बिल्कुल सही आपने समझा, 50 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, समुच्चय ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है और समुच्चय बी दूसरे पासे पर 2 प्राप्त करने की घटना है। तो पी ए इनवर्स बी का मान आपको निकाल देना है। तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, ये आपको समझा देना है। ध्यान रखना है कि आपको मान जो पूछा गया बस वही बताना है। तो यहाँ पे मान क्या होगा इसका 131 में, तो मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/36। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं 132। किसी त्रिभुज यानी कि आपका ट्रायंगल है ए बी सी के लिए
2 एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी हो तो एंगल सी का मान आपको निकालना है। घुमा दिया क्वेश्चन को आपको, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। 33 नंबर, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 हो तो, यानी 20 हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पे आपसे चक्रवृद्धि पक्रवृद्धि पूछ करके समान पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर निकालेंगे आप जब इसको चेक करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 240 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए चित्र में x का मान आपको निकालना है। x यहाँ पे सेंटर कोण है जो O पे ओबलाइज हो रहा है, और यहाँ पे एक कोण जो है P का आपको मान दे रखा है 35 डिग्री। बस आपको सिंपली इसका मान निकाल देना है। ये मैंने जो है निकालना सिखाया आपको कई बार। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को ज़रूर चेक करिए, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 70। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, वर्ग है या वर्ग मतलब आपका हो गया क्यूब, है ना। तो यहाँ पर यदि उसकी भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए 100 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल पहले तो भुजा निकालेंगे, भुजा को फिर आधा करके फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर राइट होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 वर्ग मीटर। यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर पे। यहाँ पूछा गया, यदि ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात जो है, ए और बी दो हैं कोई भी, उनके दो वर्तमान अनुपात जो दे रखा है 2:3 का दे रखा है, जो 4 वर्ष बाद में 5:7 हो जाता है। यानी कि अभी जो अनुपात था स्टार्टिंग में वो बढ़ करके 4 वर्ष के बाद में, यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष के बाद में जो है 5:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु आपको बता देनी है। तो ए की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो 16 वर्ष हो जाएगी। इसको निकाल के देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व कर लिया है। और 12 की पावर x इक्वल्स टू 20736 है तो x का मान क्या होगा ये आपको बता देना है। तो x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक आयत लोहे की चादर 22 सेमी, आयताकार जो है लोहे की चादर 22 सेंटीमीटर लंबी तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। चादर को मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है, वॉल्यूम आपसे पूछा गया है तो वॉल्यूम आपको बताना है। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब वॉल्यूम पूछा जाता है तो हमेशा जो है आपका क्यूब में ही आता है, ध्यान रखना है ये चीज़। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए व बी में ए को कुल मतों का 56% प्राप्त हुआ तथा वह 156 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे ध्यान रखिए ए और बी में ए को कुल मतों की संख्या जो है उसने दे रखी है, कितना प्रतिशत है 56%, ठीक है। और वो कितने मतों से जीतता है 156। तो अब मत कितने होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपको घुमाया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1300 मत हो जाना चाहिए। अगर आप निकालेंगे कोशिश करेंगे तो आपसे निकल जाएगा। बाकी आपको जनरल जो भी आपको मतलब प्रैक्टिस करना होता है उसको ज़रूर करिएगा, अन्यथा आपसे गलतियां हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1300 मत। इसके बाद आते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 140 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 4 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए और उसे दोनों से ब्याज के रूप में, उन दोनों से, उसे जो है दोनों से ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हुए 2200 रुपये प्राप्त हुए। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसने 2200 रुपये प्राप्त किए तो ब्याज की वार्षिक दर जो है आपको बतानी है, क्योंकि दोनों में सिमिलर था इसीलिए क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 10% वार्षिक। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही इसके शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इससे पूर्व पैदा नहीं हुई। कथन संबंधित किससे है, तो कथन संबंधित जो है वो किससे है, तो आंसर क्या हो जाएगा लिंडसे से।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा मनोरंजक और खेल संबंधी। छोटी कक्षाओं में जो मनोरंजक भी होना चाहिए और खेल संबंधी भी होना चाहिए। 43 गणित विज्ञान है, तो किसका विज्ञान है ये? गणित। तो गणित विज्ञान जो है ये है आपका स्थान का भी और शिक्षा का भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 144 पे। 144 में पूछा गया आगमन विधि की पूरक विधि है। तो आगमन विधि की पूरक विधि जो है वो कौन सी होती है? निगमन विधि। ठीक है, इसका जो कम्प्लीमेंट्री है वो निगमन विधि है। समुदाय का अर्थ है, समुदाय का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। समुदाय का अर्थ होता है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एकता के साथ एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ एक समूह में रहता हो, यानी कि इनमें कोई भेदभावना नहीं होती है, सब एक दूसरे की चिंता करते हैं। इसके बाद आते हैं 46 पे। श्री सीवी भीम शंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो सही कथन ये सारे के सारे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं सारे के सारे, तो इसमें चूज करने का ऑप्शन ही नहीं बढ़ता। यहाँ पे उपयुक्त सभी आप लिख देंगे। गणितीय सांकेतिक चिन्ह के संदर्भ में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सुमेलित युग्म यानी जोड़ी का आपको चयन करना है, तो जोड़ी कौन सी सही होगी? तो उपयुक्त सभी के जो है वो जोड़ियाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर रिक्त समुच्चय होता है फाई और प्लस माइनस होता है जोड़ और घटाव, और जो है ये बराबर नहीं है, इसका साइन है। इन तीनों चीज़ें यहाँ पे सही दी गई हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 148 नंबर की बात करें तो 148 नंबर में पूछा गया है प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो सभी को पता होगा 6 सोपान प्रयुक्त होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 149 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो देखिए वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और व्यापकता यानी कि विस्तृत भी होता है। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षण पद। तो ये था आपका पेपर नंबर 1 मॉडल सेट 1 लेवल 1 के लिए रीट एग्जामिनेशन जो आपका 23-24 को होने वाला है, उसके संबंधी प्रश्नों की सीरीज़, नेक्स्ट सीरीज़ आपको अपलोड कर दी जाएगी। आप अपने कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको ज़रूर आंसर दीजिए, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।